और मौका है उनके प्ले, मराठी प्ले 38 कृष्ण विला के 175 शो का। तो आइए जानते हैं कि इस मौके पर उनका क्या कहना है। तो वेलकम टू दिस थिंग। आपका 175 शो हो रहा है आपके प्ले का, और मेरे ख्याल से आपका कमर्शियल थिएटर पे पहला ही लिखा हुआ शो ये है। जी नहीं, इसके पहले महारथी नाम का एक प्ले मैंने लिखा था जो कि परेश रावल जी का प्रेजेंटेशन था, और मराठी में उनका पहला प्रेजेंटेशन था परेश रावल जी का, और उन्हीं के गुजराती प्ले के ऊपर बेस वो था महारथी। उसके पहले मैंने आईचं पत्र हरवलं नाम का एक मराठी प्ले लिखा था, जो हमने लिमिटेड शोज के लिए ही किया था, चंद्रलेखा संस्था के लिए किया था। तो ये वैसे देखा जाए तो मेरा तीसरा कमर्शियल प्ले है मुंबई के थिएटर पे, और बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये बहुत ही अलग ढांचे का प्ले है। मतलब जिस तरह के नाटक अभी मराठी रंगमंच पर शुरू है, तो उनके बीच में ये एक, हम क्या कहते हैं, उस प्रथा को तोड़ के कुछ अलग बहाव पे जाने वाला प्ले है। तो ऐसे प्ले को जब हमारे दर्शक इतने अच्छी तरह से रिसीव करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो बस वही हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सफ़र यहाँ तक आ गया है। 175th शो इज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड जी हाँ, आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको और शुक्रिया पूरी टीम को। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप इसमें काम भी करने लगे जी, तो लिखना और साथ में काम करना कितना चैलेंजिंग रहा? हाँ, चैलेंजिंग था। इस नाटक के बारे में तो ज़रूर चैलेंजिंग था। दो चीज़ें होती हैं कि जब हम नाटक लिखते हैं तो लिखते समय हम खुद उसका एक मंचन देख लेते हैं अपनी कल्पना में। हम वो प्ले देख चुके होते हैं अपने नज़र से। कई बार ऐसा होता है कि लेखक खुद निर्देशक होता है, तो वो खुद उस प्ले का सब कुछ ढांचा बांधता है और सब ये करता है। लेकिन यहाँ पर विजय केंकरे जी जैसे बहुत बड़े निर्देशक हमारे साथ हैं, और जब उनका विजन, उनकी दृष्टि जब इस नाटक में आई तो इस नाटक का स्वरूप भी बदल गया। ये नाटक शब्दों पर आधारित, शब्दों पर है। आपने भी शो देखा होगा, तो ये जिसे हम कहते हैं डायलॉग प्ले, मराठी में जिसे कहते हैं संवाद नाट्य है ये। तो डायलॉग्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चर्चात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रुक जाएगा। तो अगर हम इसे कमर्शियल थिएटर में लॉन्च कर रहे हैं, हालांकि यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जब विजय सर ने ये नाटक का स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हम इसे कमर्शियली कर सकते हैं, जबकि मेरी तैयारी इस चीज़ के लिए नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का उसका ढांचा है तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि ये कमर्शियली कैसे एक्सेप्ट होगा। क्योंकि अगर अभी हम दर्शकों का सब एक झुकाव देखें तो वो क्या कहते हैं, विनोदी कॉमेडी प्लेज की तरफ ज़्यादा है। तो ऐसा लग रहा था कि क्या 38 कृष्ण विला को वो उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। और क्या होता है, कमर्शियल थिएटर की बात करें तो आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, आपको निर्माता के बारे में भी सोचना होता है। तो रिकवरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उस चीज़ को लेके थोड़ी सी उलझन में थी कि कैसे होगा। लेकिन विजय केंकरे सर का विजन ही अलग था, और वहाँ पे मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया, अड़चन में थी मैं, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो नंदिनी चित्रे, जो पात्र में इसमें ये करती हूँ, तो मुझे लग रहा था कि नंदिनी तो अलग ही है ना, ऐसी तो नहीं है ना, तो ये ऐसा क्यों बता रहा है मुझे करने के लिए। तो क्योंकि मैं लेखिका थी और क्योंकि मैं सिर्फ बतौर अभिनेत्री इसमें नहीं आई थी, तो बहुत बड़ी उलझनें थी मेरे सामने। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बहुत दिनों तक कि सर मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो अगर उस कैरेक्टर का ग्राफ देखें तो वो बहुत अलग तरीके से जाता है। पहले अंक में वो अलग है, दूसरे अंक में वो अलग है, बदल जाता है पूरा। हालांकि वो होना भी चाहिए, अगर कैरेक्टर का ग्राफ नहीं है तो फिर नाटक यशस्वी नहीं हो पाता। तो मेरा वही हो रहा था कि ये कैसे करूं मैं। तो एक पल आ गया था कि मैंने सर को बोला कि विजय सर, मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि मैं एक ऐसी रूम में हूँ जहाँ पे पूरा अंधेरा है, आप मेरी उंगली पकड़िए, मुझे लेके जाइए, मुझे दिशा दे। सही मायनों में वो निर्देशक थे। मुझे सर ने नंदिनी सिखाई, मेरी ही लिखी हुई नंदिनी विजय सर ने मुझे अलग नज़रिए से दिखाई। तो यही मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है, जब
निर्देशन की दृष्टि उसमें आ जाती है तो नाटक एक अलग स्तर पर चला जाता है, जो कि जाना चाहिए। तो अगर खुद लेखक भी अगर अपने ही लिखे नाटक को निर्देशित कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि उसने भी एक तीसरे आदमी की तरह उसकी तरफ देखना चाहिए, भले ही वो उसने खुद ने क्यों ना लिखा हो। मतलब ठीक है, मैं लेखिका हूँ, मैंने लिख दिया, अब इसके बाद अगर मुझे ही वो चीज़ निर्देशित करनी है तो मेरी ही लिखी चीज़ में से मुझे और भी कुछ ढूंढना चाहिए जो कि मैंने लिखते हुए नहीं देखा है। वो इस नाटक में विजय सर ने किया है और इसीलिए वो चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरा ही लिखा हुआ कैरेक्टर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब मैं वो परफॉर्म कर रही हूँ, अब 175 प्ले है, तो इतनी बार मैं उससे कर चुकी हूँ, तो हर बार क्योंकि सर ने उसको एक अलग मुझे दिया है, मुझे कुछ नया मिल रहा है उसमें, कुछ तो हाथ में आता है हर एक शो में, हर एक, आई एम नॉट जोकिंग। तो मुझे लगता है कि अरे ये इसका ये भी कहना है क्या, अच्छा इसका ये भी कहना है, अच्छा ये भी हुआ है इसके साथ, तो ये मेरी लिखी हुई चीज़ नए सिरे से मुझे पता चल रही है, मज़ा आ रहा है करते हुए। अच्छा, लेकिन ऐसा फिर हुआ कि इस प्रोसेस में कि आपने कुछ लिखा है, कुछ नजरिया होगा स्पेशली अबाउट द होल प्ले जी, और कुछ अलग ही और चीज़ स्पेसिफिक आप कोई इंसिडेंट बता सकते हो कि मुझे ये लगा ही नहीं था कैसे होगा? हाँ हुआ था, मतलब मेरे सारे ही नाटकों में ऐसा होता है, एकांकी ले लीजिए या दीर्घांक लीजिए या दिल्ली, तो पुरुष कैरेक्टर जो होता है उसकी तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा होता है। सो मैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह से देख पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो हालांकि मैं कोई ऐसी बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, लेकिन जितना कुछ भी मैंने लिखा है, जस्टिफाई करना जो हम जिसको बोलते हैं, वो मेल कैरेक्टर ज़्यादा जस्टिफाइड होता है मेरे से, वो ज़्यादा वजनदार होता है। जैसे आप 38 कृष्ण विलाप भी देखेंगे, तो हालांकि लिखते समय तो मेरे दिमाग, अब मैं तो अभिनेत्री हूँ, हर एक अभिनेता सेल्फिश होता है, मुझे लगता ही है कि मैंने अच्छी भूमिकाएं करनी चाहिए। लेकिन जब मैंने विजय सर को इस नाटक का स्क्रिप्ट दिया था, तो ऐसा कुछ मैंने कंडीशन रख के नहीं दिया था कि मैं ही इसमें नंदिनी का कैरेक्टर करूँगी। उन्हें ठीक लगा, उन्होंने मुझे दिया, आई एम ऑनर्ड। लेकिन इसीलिए लिखते समय वो मेरे सामने कभी होता ही नहीं है कि ये कैरेक्टर मैं करने वाली हूँ, तो इसको मैं और अच्छे तरह से लिखूँ। तो 38 कृष्ण विलाप भी जब आप देखते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि देवदत्त का कैरेक्टर ज़्यादा वजनदार है, ज़्यादा अच्छे से लिखा गया है। नंदिनी का कैरेक्टर एनहांस ही विजय सर के आने के बाद से हुआ है। तो आपने जो पूछा उस सवाल पे आती हूँ कि नंदिनी का कैरेक्टर कहीं ना कहीं और अच्छी तरह से जस्टिफाई होना चाहिए, ये गिरीश जी का कहना था, जो कि उन्होंने नाटक के प्रैक्टिस के दौरान एक बार बोला, स्क्रिप्ट लिख के वो बैठे थे, उन्होंने स्क्रिप्ट रख दी और कहे कि कुछ तो अधूरा है इसमें, कुछ तो मुझे मिल नहीं रहा है जो मुझे इस कैरेक्टर से चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उस दिन हमने प्रैक्टिस नहीं की, उस दिन हमने सिर्फ बातें की, और उन्होंने पूछा कि तुम क्या जानती हो नंदिनी के बारे में। तो हम तीनों ने बहुत बड़ा डिस्कशन किया, मैंने बताया कि वो मेरे लिए क्या है, मुझे वो कैसे दिखती है, उसका बैकड्रॉप क्या है, क्या क्या हुआ होगा इन सारे सालों में उसके साथ। तो वो कह रहे थे कि लेकिन ये जो तुम बता रही हो वो दर्शकों को कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि तुमने लिखा नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे। तो मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं लग रही, मेरे हिसाब से तो ये स्क्रिप्ट पूरी है। तो विजय सर को समझ में आ गया कि क्या हो गया है। एक बार जब आप वो लिख देते हो और आप वो पूर्ण विराम दे देते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को ऐड करना, निकालने की बात नहीं करनी। मैं तो लिखती हूँ इससे कि राइट विदाउट फेयर, एडिट विदाउट मर्सी, यू शुड बी एबल टू एडिट, मतलब। लेकिन जब ऐड करने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो आपने नहीं सोचा होता है पहले, तो शायद ऐसा होता होगा कि हाँ फिर अगर ये ज़रूरी होता तो मैं खुद ही लिख देती ना उसमें, लेकिन मुझे ये ज़रूरी नहीं लग रहा। और एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है कभी भी, वो है स्पून फीडिंग। बस लेकिन खिलाना क्यों है, उनको समझने दो ना, ताकि वो और अच्छे से नाटक देखेंगे। लेकिन यही चीज़ अलग होती है जब आप एक्सपेरिमेंटल थिएटर कर रहे हो और कमर्शियल थिएटर। कमर्शियल थिएटर में हर तरह के लोग आते हैं, कुछ लोग सब टेक्स्ट समझ लेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। वो समझाना आपकी जिम्मेदारी है। ये मुझे विजय सर ने तब समझाया कि नहीं, हम अगर इसे कमर्शियल कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें उनको ऐसे हाथ में लेके देनी होगी कि भैया ये है, ये ऐसा है, हमें यही बताना है। तो हालांकि पूरा का पूरा सब टेक्स्ट हमने ऐसा निकाला नहीं है, वो तो कई बार इस नाटक में जो होता है, जो दर्शक एक बार आते हैं, 3 बार आते हैं, 5 बार आते हैं, 10-10 बार आके ये प्ले देखकर जा चुके हैं और हर बार उन्हें कुछ नया मिला है उसमें। तो इस वजह से हमने नंदिनी का एक पॉइंट ऑफ व्यू
प्रतियोगी जिसको बोलते हैं, वो इस नाटक में बाद में डाला, जो कि इसमें नहीं थे। और अब ऐसा लगता है कि हाँ, ये ज़रूरी था, तो सुनना भी ज़रूरी होता है। मतलब मैं तो इन दोनों से बहुत छोटी हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं हटी बन के नहीं रही और मैंने सुनी वो बात। और विजय सर ने कहा था, हालांकि ही इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि एक काम करो ना, तुम लिखो, अच्छा लग रहा तो रखेंगे, नहीं लगा तो निकाल देंगे ना, लेकिन लिखने में क्या दिक्कत है, चलो लिखती हूँ। और फिर ऐसा हुआ, मजे की तौर पे बता रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही सूझने लगा तो 2-3 चीज़ें कुछ ज़्यादा लिख दी। तो फिर एक बार सर ने मुझे बताया था कि श्वेता, अब लेखिका हो ये भूल जाओ अब तुम सिर्फ एक एक्ट्रेस हो, और अब नंदिनी को कैसे तुम्हें परफॉर्म करना है इसके ऊपर ध्यान दो। जब तक वो फोकस नहीं करोगी नहीं होगा, तो अब भूल जाओ कि तुम राइटर हो। ये भी हुआ लेकिन इस नाटक का जो विषय है वो बहुत ही अलग है, साहित्य विभाग का जी, है। और इस तरह के सब्जेक्ट्स आपने भी कहा कि आजकल की रंगभूमि में बहुत ही कम हालांकि कमर्शियल जी कमर्शियल। तो आपको ये जॉब कहाँ से मिला? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि किसी भी लेखक को, जब तक वो किसी कथा पर आधारित नहीं है, उसका नाटक या उसका कोई भी लेखन सत्य घटना या किसी कथा या कादम्बरी उपन्यास के ऊपर आधारित नहीं है, तो वो नहीं बता सकता कि ये उसे किस पल सूझा, वो पल नहीं बता सकते। तो वही कुछ है। लेकिन हाँ, इस नाटक में हम जिन 2 मनोविकारों के बारे में बात करते हैं, वो मेरे पढ़ने में आए थे कुछ साल पहले, जो मैंने एक दूसरा नाटक लिखा था, वो जिसमें कि स्किज़ोफ्रेनिया की बात हुई थी। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में मुझे बहुत पढ़ना पड़ा था, बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी। तो वो करीबन 1 साल तक मैंने की, और उस 1 साल में मैंने करीबन 150 केस स्टडीज़ पढ़ी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स की। मैं करीबन 20-25 पेशेंट्स से मिली, मैं डॉक्टर के क्लिनिक में जाके बैठी हूँ, मैंने बहुत समय बिताया। तो तब उस अभ्यास में ये 2 मनोविकारों के बारे में मैंने पढ़ा था, जो इस नाटक में हम जिनकी बात करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, इसमें एक नाट्य छुपा है, तो कुछ हो सकता है। लेकिन पता नहीं 6-7 साल पहले मैंने विजय सर से बात करते हुए उनको बताया था कि मेरे दिमाग में ऐसा एक नाटक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो सर ने कहा कि देखो, जब तक ये तुम लिखकर पूरा नहीं करती मैं नहीं बता पाऊंगा, जो कि सही था, क्योंकि विषय ही ऐसा है कि 1 लाइन में आप नहीं बता सकते कि अरे हाँ अच्छा होगा, तुम इसको लिखती कैसा हो, इसका क्राफ्टिंग कैसे करती, इसके ऊपर तो ये मैं नहीं बता पाऊंगी कि कब मुझे सूझा। लेकिन हाँ, ये शायद तब से मेरे दिमाग में वो चल रहा था, और एक पल उसने वो कथा स्वरूप ले लिया। लेकिन ये कॉम्बिनेशन अलग है ना, वो मानसिक बीमारियाँ जी, और साथ में साहित्य विभाग जी, इसको साथ मिला जी, क्योंकि देखिए, अगर आप ये जब मैं उस स्किज़ोफ्रेनिया की पढ़ाई कर रही थी, तब मुझे डॉक्टर ने भी यही चीज़ समझाई थी कि जैसे स्किज़ोफ्रेनिया भी, आपने ये पढ़ा होगा ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नैश, जो ये, तो वो इंटेलिजेंट लोग ही स्किज़ोफ्रेनिक ज़्यादा हुए हैं। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादा सोचने वाले जो दिमाग होते हैं ना, वो ही ऐसे इन बीमारियों का शिकार ज़्यादा होते हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये कैरेक्टर बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, और मुझे वो डॉक्टर नहीं चाहिए था, क्योंकि वो वाले प्ले में सारे डॉक्टर्स ही थे तो कहीं ना कहीं वो मेरा भी ये था कि डॉक्टर्स तो हो चुके हैं, मतलब उस प्ले में जो न्यूरोसर्जन है वो खुद स्किज़ोफ्रेनिक हो जाती है, ऐसा ही था वो। तो वही तो उसमें का एक ये था, आइरनी था कि अरे खुद डॉक्टर, लेकिन खुद ही नहीं समझ पा रही है, या उसके आजू बाजू में पूरे फैमिली वाले लोग डॉक्टर है, वो ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही उसका एक आइरनी था उस प्ले में। वो प्ले भी बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इसमें मुझे वो डॉक्टर नहीं दिख रहा था, और इस प्ले का कॉन्फ्लिक्ट ही यही था, जो 1 लाइन थी। बीमारियां तो खैर मतलब वो कॉम्बिनेशन आ गया, लेकिन वो जो बेसिक कॉन्फ्लिक्ट था वही साहित्य व्यवहार का ही कॉन्फ्लिक्ट था, जो हम जिसके बारे में अभी बात नहीं कर पाएंगे, वरना दर्शक जान लेंगे कि प्ले में क्या है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो लिटरेचर में ही हो सकता है, इसीलिए इस प्ले में वो कॉम्बिनेशन आ गया। वो
बन गया, पता नहीं किस पल मुझे सूझा, लेकिन वो क्योंकि बहुत अनोखा अनोखा है। तो मुझे कई लोग पूछते भी है कई बार आके कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ऐसे आता है हम दिमाग इतना में। अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना आजकल के राइटर्स को ही कि ये लिखा है, अच्छा लिखा है, तो हाँ ये जरूर किसी वेस्टर्न नॉवेल के ऊपर बेस्ड होगा या किसी फिल्म की कॉपी होगी। तो ये बहुत जाहिर सी सोच है उनकी, लेकिन जब वो आके मुझसे पूछते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड है, तो मैं अच्छा लगता है मुझे ये उन्हें बताते हुए कि नहीं ये ओरिजिनल है, ये मुझे खुद सूझा है। तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि चलो उनको ऐसा वहम हो रहा है कि किसी के ऊपर बेस्ड है, तो चलो मतलब कुछ तो लिखा है हमने, ऐसा लगता है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस कैसे रही आपकी, जो एक्चुअल नाटक हुआ खड़ा करना? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एब्जॉर्बिंग हम जिसे कहते हैं रिहर्सल्स रही इसकी, क्योंकि एक तो ये मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 175वां हम लोग मंचन करेंगे, और उसमें भी मुझे हर शो में लगता है कि अरे कुछ तो नया है, अरे ये नया है। अच्छा, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, गिरीश जी भी मुझे बताते हैं कि अरे सुनो ना, वो जो तुम बोलती हो उसका मतलब तो ये है, क्योंकि वो मुझे सुन रहे होते हैं, मैं उनको सुन रही हूँ, तो उनके कैरेक्टर के बारे में मुझे 4 चीजें और अलग समझ में आ रही है, भले ही क्यों ना वो मैंने ही ना लिखा हो। तो ये प्रोसेस जो पहले दिन से थी, जब हमने इसका पहली बार हमने इसको पढ़ा साथ में मिलके, तब से लेके आज तक बहुत बढ़िया प्रोसेस रही है। हम लोग बहुत सीखे हैं, न सिर्फ इस प्ले के बारे में, लेकिन इस प्ले की वजह से जिन जिन नाटकों के बारे में हमने चर्चा की, विजय सर ने जिन जिन कैरेक्टर्स के बारे में बात की, फॉर दैट मैटर एक बहुत बड़े लिटरेचर में से ही एक बहुत बड़े हस्ती है, जिनका उदाहरण देके विजय सर ने मुझे समझाया था कि मैं कैसा चाहता हूँ कि नंदिनी किस तरह से बात करे। तो वो उदाहरण देते हुए मुझे समझा कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी हस्ती है जिनके बारे में मैं ये सुनते आ रही थी, अच्छा ये भी एक एंगल उनकी पर्सनैलिटी का था जो मुझे नहीं पता था, जो मुझे इस नाटक के वजह से पता चला। बहुत, क्योंकि ये नाटक साहित्य व्यवहार के ऊपर आधारित है, तो साहित्य से लेके बहुत बड़ी बड़ी साहित्य कृतियां उनके बारे में हमने बात की, बहुत बड़े उपन्यास, बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास जिनके बारे में मैंने सुना भी नहीं था, उनके बारे में हमारी चर्चा होती थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब रिहर्सल हो रही है, तभी हम लोग उसके बारे में बात करें। हम जब चाय भी पीते थे तभी ऐसी बातें करते थे, जब खाना भी खाने बैठते थे ऐसी बातें करते थे। तो ये लोग तो खैर बड़े हैं ही, विजय सर, गिरीश सर, लेकिन मेरा कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हम कुछ भी अलग बात नहीं कर सकते हैं क्या, थोड़ी सी मतलब क्योंकि मैं बहुत मतलब बातें करना, हंसना और जोक्स, ये तो मतलब एक हमेशा ऐसा होता है कि हम लोग नाटक की रिहर्सल मतलब मजा भी रहता है। तो मेरा ऐसा हो कुछ ये कुछ बहुत सीरियस ही नहीं हो रहा है ये सब, और मैं अभी बोलूँ तो कैसे बोलूँ इनको कि कुछ, और अगर मैं जब कुछ जोक कर भी देती, कभी बहुत ही एकदम भद्दा सा, एकदम वाहियात सा जोक कर देती, तो इन लोग मुझे कहते सच में तुमने लिखा है ना ये नाटक, या झूठ कह रही हो, किसी और का लिखा हुआ लाके हमारे सामने रखा है और कह रही हो कि तुमने लिखा है, ये क्या जोक मार रहा है। तो ऐसा हो रहा है यार, बात करूं तो कैसे करूं तो ये बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन हो गया था कि जब तक हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हाँ अब ये नाटक, हालांकि अभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि यही था जो हमें प्रेजेंट करना था, हर बार कुछ ना कुछ नया हो रहा है, लेकिन एक बेसिक कि हाँ अब हम पहले मंचन के लिए तैयार हैं, ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आया तब तक हमने रिहर्सल्स में कभी भी फालतू चीजें, अननेसेसरी टाइम पास कभी नहीं। बहुत एनग्रॉस थे, और एक बात की खुशी होती है कि कई बार ऐसे विजय सर को मिलने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं कि चलो देख लेते हैं, रिहर्सल चल रही है, मिल के जाते हैं। उन्होंने जो 4-5 मिनट हमारा रिहर्सल देखा, तो ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग हर रोज आके बैठ रहे हैं। हाँ, सो दिस प्ले हैड दैट मैग्नेटिज्म इन इटसेल्फ। People used to come, they used to sit, discuss, they used to ask me questions, ask Vijay sir about that. They knew that this play has something different. Okay, something different. So Vijay sir also knew that I could see, because I have done Perfect Murder with Vijay sir. So I know him as a director. I know how much fun he can add to the rehearsals. But in these rehearsals, I could see entirely different Vijay Kenge.
entirely different. I told him that you were very different in Perfect Murder rehearsals and now you are a very different person. So he said, it is because Shweta, maybe I am doing something which I wanted to do since a long time. Now Vijay sir has been doing farce and suspense thrillers for a long time, so he is known for that. It is his forte. This play is a suspense thriller, but it's a very different kind of play. It's a real-time play. It's a two-character play. It's a dialogue play. Yet it is not a discussion sitting beside each other and talking. No, it's not like that. So the treatment of this play mattered a lot. You talk about the character which never comes on the stage. Yet you can see that character, yet you can feel that character. So that was a very, very important aspect of this play, which was beautifully, brilliantly handled by Vijay Kengre. So the rehearsals were totally engrossing, very absorbing discussions we had, and I thoroughly enjoyed the process. We grew. They are very big people. Very, very experienced actor Girish Oak sir is, but still the way he was studying his character, he was sitting in the corner like a student, like as if it's his first play, and he is tense कि ये कैसे होगा, मैं इसको कैसे करूँगा, मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Those things I learned in this process. You know, you have to be that sincere, that dedicated. It's not that I am not sincere. I am very sincere, but ऐसे चलती रहती है हमारी रिहर्सल कि हाँ चल, हाँ करते हैं, ठीक है, मजे भी करते हैं. यहाँ पे वो स्कोप ही नहीं था, और मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ मैंने कुछ ये सोच के नहीं लिखा है, मतलब ऐसा सोच के मैंने कुछ लिखा नहीं था. मैंने वो लिखा जो मेरे दिल में था, जो मुझे कहना था. लेकिन बाद में समझ में आया कि ये कुछ अलग है जो लिखा गया है, जिसके ऊपर सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं, जिसके ऊपर सर इतनी बातें कर रहे हैं. तो ये धीरे धीरे समझ में आया, और जब सबको पसंद आया तो बहुत अच्छा ही लगा. लेकिन सच में इस नाटक की प्रोसेस बहुत अलग थी. आज तक मैंने जितने नाटक किए हैं, कृष्ण मिला की प्रोसेस बहुत अलग थी. और मैं तो कहती हूँ कि थी बोलना गलत होगा, ये प्रोसेस अभी भी शुरू है. क्योंकि अब भी जब हम तीनों साथ में मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ बोलते हैं कि सर वहाँ पे ये जो हमने किया है, क्या हम उसको इस तरह से कर सकते हैं, ये कुछ नया मिल रहा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं. रही बात हमारे दर्शकों की, उनमें से कितनी बार कुछ लोगों ने आके मुझसे बोला है या सवाल पूछे जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारा टेक सही है, क्या ऐसा भी हो सकता है. और जो बात विजय सर से भी मैंने की, और उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उसे रिसीव किया. मतलब ही इज नॉट एट ऑल ईगोइस्टिक और एडमेंट. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि ये कौन है मुझे बताने वाला, अच्छा किसने बताया, अच्छा नया लड़का है, अच्छा सीख रहा है थिएटर, तो उसका नंबर मांग लो जरा, मैं बात करता हूँ. एंड ही मेड इट अ पॉइंट टू टॉक टू हिम. उन्होंने समझने की कोशिश की कि क्या बोलना चाह रहे हैं आप, अच्छा आपका ये भी होगी. और फिर उन्होंने उनको समझाया कि नहीं, मैं इस पात्र को इस तरह से देख रहा हूँ, इसलिए ये पात्र ऐसा बोलता है, इसलिए ये मूवमेंट है, इसलिए सेकेंड एक्ट की ट्रीटमेंट इस तरह से है. सो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. ये प्रोसेस जारी है. फिर भी how much time it has taken, the whole process, right from the job first अच्छा जब वो तो 6 साल पहले मेरे दिमाग में ये बात आई. लॉकडाउन में मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी, लॉकडाउन में ही विजय सर ने पढ़ी, तो हमने इसको मार्च 22 में ओपन किया. लेकिन जिस दिन मार्च 19 मार्च को हमने इसका ओपनिंग किया था, लेकिन उसके पहले 25 दिन हमने रिहर्सल्स किए. सो वो प्रोसेस बहुत छोटी थी, लेकिन उसके बाद हर एक शो में ये नाटक ग्रो हुआ. हर एक शो में टेक्निकल्स में, मतलब जब उस रिहर्सल हॉल से निकल के हम लोग सेट पे आए टेक्निकल के लिए, जब लाइट्स आए, जब वो मोहन चित्रे का जो कैरेक्टर है वो तो पूरा का पूरा लाइट से वहाँ पे खड़ा होता है. तो लाइट प्रकाश योजना शीतल दंपति जी ने जो की है, तो बहुत ही बढ़िया किया है उन्होंने. मतलब जान डाल दी है इसमें. जो हमारे सेट है संदेश बेंद्रे जी ने किया है, 38 कृष्ण विला टाइटल रोल ही हमारे सेट का है. तो वो जो विला उन्होंने बनाया है, वो उसमें खुद में एक लाइफ है. तो कोई भी चीज़ ऐसी उन्होंने यूं ही नहीं बना दी. तो सिर्फ सेट देखने के लिए भी एक शो आप देख सकते हो, सिर्फ सेट कि
क्या कहाँ पे रखा है, क्यों रखा है, वो आदमी इतना बड़ा है तो क्यों ऐसी शोकेस नहीं है उसके पास जिसमें कि पूरे अवार्ड्स, क्यों नहीं मिले, ये हर एक क्यों का जवाब आपको मिल जाता है जब आप एक बार 2 बार लिखते हो। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार आते हैं दर्शक भी, 10-10 बार लिखे हुए दर्शक हैं। तो ये तो जैसे रिहर्सल 25 दिन की थी, और वो स्क्रिप्ट तो लिखने के लिए मैंने कई साल लिए, क्योंकि वो मैं मेरे लिखने का तरीका कुछ बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ लिख के नहीं रखा है मैंने, बहुत बड़ी लेखिका नहीं हूँ, बार बार बता रही हूँ, लेकिन जो कुछ मेरा ढंग है लिखने का, मैं दिमाग में पहले लिख लेती हूँ। जब तक मेरे दिमाग में पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होता मैं एक लफ्ज नहीं लिखती। और 38 कृष्ण विलास के सिर्फ 2 ड्राफ्ट बने। हाँ, मतलब एक पहले वो जो था, और उसके बाद में जो मैंने बोला नंदिनी का पॉइंट ऑफ व्यू, बस वो उतना ही चेंज हुआ। बाद में एक आध 2 सेंटेंसेस कुछ भी जैसे नहीं इधर उधर किए होंगे, अदरवाइज नो चेंज। तो वो वैसा ही हुआ है पहले वाले प्लेस के लिए, वो पूरा लिखा हुआ दिमाग में पहले होता है, मतलब वो 1 ड्राफ्ट 2 ड्राफ्ट, ये मेरा तरीका नहीं, मैं इतना नहीं लिख पाती। फिर वो लिखने से मेरे दिमाग में पक्का हो जाता है, फिर उसको बदल नहीं पाती मैं, इसलिए वो मेंटली लिख लेती हूँ और फिर फाइनल होने के बाद कागज का। तो अभी इतना आगे आने के बाद इस प्ले के साथ इतने सालों की प्रोसेस है, अभी फंक्शन हो रहा है जी, तो अगर आपको पूछा जाए एक वाक्य में बताइए कि इस प्ले ने आपको क्या दिया? सबसे बड़ी बात इस प्ले ने मुझे दी, वो दिया आत्मविश्वास। एक बहुत ज़रूरी होता है मेरे जैसी लेखिका के लिए, जो कि अभी अभी शुरू कर रही है अपना काम। तो मैंने तो बतौर अभिनेत्री अपना काम शुरू किया था, लेखन अपने आप आ गया, मतलब ज़रूरत की वजह से पहले आया, क्योंकि कोई लिख कर नहीं दे रहा था नाटक और हमें स्पर्धा में करना था। तो फिर हमारे निर्देशक बोले, भाई तुम इतना जानती हो उस विषय के बारे में, तो तुम ही क्यों नहीं लिखती? तब तक मैं नहीं जानती थी कि मैं लिख भी पाती हूँ, लेकिन उस ज़रूरत ने ये समझाया कि हाँ तुम लिख सकती हो, तो मैंने वो लिखा। वो तो एमेच्योर थिएटर था। कमर्शियल में पहला जो मेरा यहाँ पे प्ले आया आईचा पत्रकारों, वो हमने किया ही बहुत लिमिटेड शोज के लिए था। जब किया तभी पता था कि 15 शोज ही करने हैं, लेकिन उसके ऊपर और 2 शोज हमने किए, क्योंकि किसी ने बोला कि नहीं हमें भी देखना है, तो इसलिए वो हुए। लेकिन 17 शोज हुए। महारथी बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो खुला नहीं। और महारथी वैसे भी उत्तम गाड़ा जी की स्क्रिप्ट थी, उसको मैंने मराठी में किया था, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो पूरी तरह से मेरा प्ले था। 38 कृष्ण विलास बावजूद इसके कि एक बहुत अलग विषय है, बहुत अलग तरह का नाटक है, ये कमर्शियली भी सक्सेसफुल रहा है। और इस नाटक ने मुझे लेखिका के तौर पे एक मान्यता दी। मतलब लोग आज जब मैं ये देख पाती हूँ, पर जब एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है सीरियसली लेना, लोग सीरियसली लेने लगे जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आप करते हो, मुझसे बेहतर भी बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे इस प्ले ने मिला। इसलिए मुझे इस प्ले ने पहचान तो दी ही, जाहिर सी बात है बहुत सारे पुरस्कार मिले, तो बहुत खुशी भी दी। बहुत पुरस्कार मिले इस नाटक को, लेखन के लिए मुझे बहुत पुरस्कार मिले। गिरीश सर को तो हर जगह पुरस्कार मिला है, मुझे बतौर अभिनेत्री भी राज्य सरकार का पुरस्कार है, विजय सर को पुरस्कार मिले, नाटक को पुरस्कार मिले। तो ये एक खुशी है, एक बहुत सेटिस्फैक्शन है। लेकिन जो मैंने बात की कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि हाँ तुम लिख सकती हो, ये बहुत ज़रूरी होता है इनिशियल स्टेज पे, जहाँ पे अभी मैं हूँ। सबसे पहला आत्मविश्वास, और ये आत्मविश्वास पुरस्कार मिलने के बाद नहीं मिला है, ये पहली बार तो तब मिला जब मैंने विजय सर को स्क्रिप्ट पढ़ने भेजा, और दूसरे दिन सवेरे उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि श्वेता हम ये नाटक कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे निर्देशकों ने कहा कि अरे ये तुमने हमें क्यों नहीं सुनाया, हम भी करते थे। इससे भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा आपको सच में इतना अच्छा लगा है। दूसरा कॉन्फिडेंस मुझे तब आया जब गिरीश सर ने बोला कि मुझे एक बहुत अच्छा प्ले करने को मिल रहा है, इसलिए मैंने इस प्ले को स्वीकारा है मेरा 50th कमर्शियल प्ले की जगह पे।
तो वहाँ पे भी मेरा आत्मविश्वास, तीसरा आत्मविश्वास वहाँ पे बढ़ा जहाँ मुझे खुद नंदिनी के रोल के लिए विजय सर ने मेरा चयन किया और उन्होंने कहा कि हाँ तुम ये कर सकती हो, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छे से बात कर पाने वाले एक्टर्स यहाँ पे चाहिए। वाणी के बारे में बात कर रहे थे, तो जो जिस तरह की मराठी इस नाटक में लिखी हुई है उसे उतनी ही अच्छी तरह से बोलने वाले, पहुंचाने वाले एंड एट द सेम टाइम अभिनय करने वाले एक्टर्स मुझे चाहिए। तो उसमें अगर विजय सर मुझे दे रहे हैं तो वहां पे मेरा बतौर अभिनेत्री भी आत्मविश्वास एक ऊंचा गया कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है। मैंने पूछा भी था विजय सर से कि सच में ऐसा तो नहीं है ना कि क्योंकि मैंने लिखा है। उन्होंने कहा तुम बेवकूफ हो, मैं वैसा डायरेक्टर ही नहीं हूँ। अगर मुझे यहाँ पे श्वेता चाहिए तो श्वेता चाहिए, अगर तुम नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगा तुमको, मजबूर नहीं हूँ मैं। तो सही बात है। तो वहाँ पे मैंने कहा और फिर ऑडियंस, थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट है ना, नाटक परफॉर्मिंग आर्ट है। आप जब तक उसको परफॉर्म नहीं करते वो पूरा नहीं होता। आप नाटक घर में बैठ के अकेले बंद रूम में नहीं कर सकते, तब तक वो पूरा ही नहीं होगा। तो ये जब दर्शक तुम्हें स्वीकारते हैं तो आप एक्टिंग तो कहीं प्ले में कर लेते हो, आपको पता है आप अपना पार्ट अच्छे से कर रहे हो, आपको पता है शो अच्छा जा रहा है, लेकिन वो जो प्रेशर होता है ना कि इनको पसंद आ रहा है ना, वो मुझ पर था इस नाटक के मंचन के बाद कि क्या लोगों को हम जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, गिरीश सर तो पसंद आते ही हैं। वो तो आज भी हर एक शो में ये होता है कि जब वो एंट्री लेते हैं तो तालियां आती। He is proved. I had to prove myself. I was on that stage. तो वो जब हुआ और दर्शकों ने जब नाटक को पसंद किया तब मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा पसंद आ रहा है इनको। और जब कई संस्थाओं ने जब ये कहा कि आपने इससे पहले क्या लिखा है, हम आपको नहीं जानते थे। हालांकि परफेक्ट मर्डर में भी मैं काम कर चुकी हूँ, लेकिन लोगों ने, मैंने क्योंकि पहले 100 शोज ही किए उसके, तो उसके बाद में मेरी सहेली प्रिया कर रही है, तो लोगों ने मुझे खासा ऐसा कुछ देखा भी नहीं था स्टेज पे। तो उनका एक आपका पहला प्ले है, आपने क्या किया इसके पहले। और फिर ये सवाल के बाद जब वो ये कहता है कि इसके बाद में श्वेता पेन से लिखा होगा तो हम ले लेंगे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सवाल किए हम आपका स्क्रिप्ट ले लेंगे, ये बहुत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात थी। तो इस प्ले ने मुझे वो दिया है जो बहुत जरूरी था। आप छोड़ दीजिए पुरस्कार ये सब, वो जो तालियां मिलती है लिखे हुए वाक्यों को, वो जो तालियां मिलती है प्ले खत्म होने के बाद कर्टन को, वो मेरे लिए बहुत जरूरी थी। और मुझे ये समझ में आया कि आपके लिखे हुए नाटक को जब आप करते हो तो बहुत अलग प्रेशर में काम करते हो, क्योंकि आपको गिरीश सर बहुत बार मजाक में बोलते हैं कि ये हर प्ले में, हर शो में मेरे साथ होती है ना, तो मैं कुछ भी अलग नहीं कर पाता हूँ। मुझे वही करना पड़ता है जो इसने लिखा हुआ है, मैं वही करता हूँ जो इसने करने को कहा है। तो लेकिन वो एक अलग प्रेशर भी होता है कि ऐसा तो नहीं है कि, और कई बार ये भी होता है कि मैं गिरीश सर को देखने लगती हूँ स्टेज पे, मतलब वो वही चीज किसी शो में बहुत ही अलग कर जाते हैं, वो अलग ही जोन में होते हैं, अलग धुन लग जाती है, कहते हैं ना धुन लग गई आज, तो उनकी धुन लगती है, उनके में मेरी धुन लगती है, और मुझे अपने आप को ऐसा लगता है यार ये हमने लिखा हुआ कितना बढ़िया बोल रहे हैं, देखती रहूं मैं उनको, बस ऐसी देखती रहूं, सुनती रहूं जो वो करो। फिर ऐसे नहीं तुम स्टेज पे हो, तुम्हें आगे तुम्हारे वाक्य बोलने, जागो जागो श्वेता जागो, ये भी होता है मेरे साथ। तो बहुत अलग अलग मोमेंट्स दिए इस प्ले ने मुझे इस प्ले ने मेमोरीज दी है, बहुत अच्छी मेमोरीज, जो ये यादें इतनी अच्छी है जो मरते दम तक मेरे साथ रहेंगी। बहुत अच्छे मतलब जो ऑडियंस की मैं जो बात कर रही हूँ, तो कुछ शोज के बाद ऑडियंस जिस तरह से आके मिले हैं, एक बहुत सीनियर थिएटर आर्टिस्ट है, वो पार्ला विनय पार्ले में हमारा शो था, उसके बाद वो आए और उन्होंने पैर छू लिया। मतलब मैं उस पल को वो अभी भी सोचती हूँ तो भारी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं सॉरी, वो
बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे लोग, तो गिरीश सर को तो मुझे याद है कि एक कल्याण का शो था या कहाँ का, एक बंदा अंदर आए, यंग सा था, और उनसे बिलक बिलक के रोया है वो 5 मिनट, और वो कह रहा था कि मैं नहीं बता सकता आपने क्या किया है। एक दादाजी टाइप आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे वो। यशवंत नाट्य मंदिर में हमारा प्रयोग था। पहले वो शिवाजी मंदिर में आए, शो के बाद आए, और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे थामा और वो कांप रहे थे, और उन्होंने बोला, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, वो बस बोले थैंक यू, ये जो तुमने लिखा उसके लिए थैंक यू। और वो रो रहे थे। मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाल रही हूँ, क्योंकि मैं अगर रोऊंगी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, और ये मुझे बताना है। वो रो रहे थे, फिर वो चले गए, और फिर वो कुछ दिनों बाद यशवंत नाट्य मंदिर माटुंगा में जब हमारा शो था, तो वो कोई मुझे दिख रहा था कि कोई आके चुपचाप से खड़ा है अंदर। इंटरवल में मैं जब अंदर आई तो कोने में अंधेरे में वो खड़े थे, और फिर मैंने ऐसे छुप के देखा, कौन है, ऐसा क्यों खड़ा है, कौन है? तो वही थे। वो आए, मैं तो उन्हें भूल नहीं पाई थी, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे मिले थे तो वो बहुत याद रहने वाली बात थी। उन्होंने मेरे हाथ में एक पत्र दिया, बोले कि मैं आज भी, मुझे पता था कि मैं आपके सामने आऊँगा तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है। उन्होंने वो बड़ा प्यारा सा पत्र मुझे दिया, उसके साथ उन्होंने बहुत सारी किताबों की लिस्ट दी जो वो चाहते थे कि मैं पढूं। उन्होंने उसमें बहुत सारी सिनेमाओं की लिस्ट दी जो वो चाहते थे कि मैं देखूं, सिर्फ हिंदी या मराठी नहीं, उसमें साउथ की भी बहुत सारे फिल्म्स हैं। और एक सीडी दी जिसमें उन्होंने कुछ फिल्म्स जो उनके पास ऑलरेडी थी वो डालकर मुझे दी थी कि ये तो मेरे पास है, इसके अलावा ये है, मैं चाहता हूँ कि आप देखो और आप ऐसा लिखो। तो एक जिम्मेदारी का एहसास भी मुझे इस नाटक में दिया है। अब एक जिम्मेदारी है, अब मैं निराश नहीं कर सकती। अब मैं जानती हूँ कि लोगों की कुछ अपेक्षा है, जुड़ गई है मेरे साथ। तो अब अगर कोई कहता है कि इसके बाद में श्वेता पेन से लिखा होगा तो हम आ जाएंगे, या श्वेता पेन से लिखा होगा तो हम ले लेंगे, तो भाई मुझे जो लिखना है वो अब जिम्मेदारी से लिखना होगा। मैं कुछ भी नहीं लिख सकती। गलतियां करने का स्कोप है मेरे पास, वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ भी लिख दूंगी, ये मैं अब नहीं कर सकती। तो वो जिम्मेदारी का एहसास भी मुझे इस नाटक ने दिया है। तो एक जो लाइफ चेंजर होता है ना, हर एक की जिंदगी में एक लाइफ चेंजर आ जाता है। सो दिस प्ले इज द लाइफ चेंजर फॉर मी, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। इट हैज गिवन मी सो मेनी थिंग्स। इस नाटक की वजह से कितने लोग मुझसे जुड़े हैं, कितने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं जिनकी मैं फैन हूँ, और उन्होंने आके मुझे गले लगाया है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि फोटो निकालिए, हाँ मुझे ही तो आपके साथ फोटो निकालिए। मैं तो वेट कर रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी हूँ इन सब लोगों से। लेकिन वो जब रिस्पेक्टफुली बात आप करके बात करते हैं, आप नहीं, और वो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग हो, कहते हैं कि तुम लिखोगी ना, कुछ तो लिखो जिसमें मैं काम करूँ। ये क्या हो रहा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं सपने में हूँ। तो ये भी मुझे इस प्ले ने दिया है। लेकिन ये बात मुझे अब ध्यान में रखनी है कि मुझे सातवें आसमान में नहीं जाना है। ये किया वो इसलिए हुआ क्योंकि वो मैंने बहुत दिल से लिखा था। मुझे ये करना है, ऐसे करके लिख के कुछ नहीं होता है। आप जो भी चीज़ दिल से लिखते हो वो अच्छी ही निकल के आती है। तो क्योंकि ये प्ले मैंने बहुत दिल से लिखा था, शायद वो नाटक उस तरह से आया है। तो यही बात मुझे याद रखनी है। अब जो हो गया वो हो गया। जो सक्सेस थी वो 38 कृष्णविला की सक्सेस थी। लेके मुझे आगे क्या जाना है? आत्मविश्वास लेके जाना है, मेरी जिम्मेदारी का एहसास लेके जाना है, और खुशी लेके जानी है। क्योंकि खुश रहूंगी तो अच्छा लिख पाऊंगी। मैं अगर अपने आप को बहुत तोप समझने लगेगी, मैं तो लिखती, गलती है, फिर गलत है, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो एहसास दिया है इस नाटक में, सबसे बड़ी बात। वही आगे का सवाल है कि फिर आगे और क्या योजनाएं हैं इस नाटक को इस नाटक को लेके तो बहुत योजनाएं हैं। मतलब इसको बहुत आगे तक लेके जाना है। मैं चाहती हूँ कि इसके शोज, जैसे अभी एक आपको बताना चाहूँगी, हमने मुंबई जिमखाना में इसका प्रयोग किया, बॉम्बे जिमखाना। वहाँ पे सारे नॉन मराठी लोग थे।
मराठी, और ये इस नाटक की तो भाषा ही बहुत हार्डकोर मराठी, लिटरेरी मराठी जिसको बोलते हैं वैसी है, बहुत हेवी सी है, लेकिन दे वर ग्लूड टू देयर सीट्स टिल द एंड, सिंस स्टार्ट टू एंड। और वहाँ पे और एक बात थी, क्योंकि जगह बहुत कम थी, हमने सेट्स नहीं लगाए थे, हम वैसे लाइट्स नहीं कर पाए थे जैसे हम हमेशा करते हैं। छोटी सी जगह थी और एकदम इंटीमेट स्पेस थी, वो छोटा सा स्टेज था, और हम दोनों ही बहुत हो गया हार्डली घूम पा रहे थे, तो हमने उसकी वहाँ पे जाके एक अलग से रिहर्सल की थी। वहाँ का एक लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था जिसका एक भाग ये हमारा शो था। तो तब एक चीज़ ध्यान में आई कि कितना ज़रूरी होता है एक स्क्रिप्ट का भी उतना पावरफुल होना, सशक्त होना, क्योंकि वहाँ पे लोग जिस वजह से पकड़े हुए थे सीट को अपनी को, तो वो स्क्रिप्ट की ताकत थी। तो ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये थिएटर की पावर की बात कर रही हूँ। नाटक में ये ताकत है, बेसिकली नाटक में ये ताकत है कि आप अगर कुछ पावरफुल कर रहे हो, क्योंकि अभी 2 दिन पहले विजय सर और हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि प्रत्यक्ष का जो महत्व होता है वो है नाटक। आप उसी जगह में एक फिल्म भी स्क्रीन कर सकते हो। मैं स्क्रीन को अंडरस्टिमेट नहीं कर रही, फिल्म्स भी मैंने लिखी हुई है, लेकिन नाटक का मजा ही और है, वो इसी वजह से क्योंकि तब उस समय उस घड़ी आप वो देख रहे हो और आप उसमें इन्वॉल्व हो ही जाते। और ये हमें बहुत अच्छा लगा कि नॉन मराठी क्राउड भी हमारे प्ले में इतने अच्छे से इन्वॉल्व हो गया है, देख रहा था, वो समझ पा रहे थे इमोशंस को, हर चीज़ को। जहाँ पे यूजुअली हमें शोज में तालियां आती है, रिस्पॉन्स मिलता है, जो चीज़ें लोगों को पसंद आती है और लोग उस पर रिएक्ट करते, रिस्पॉन्स देते, वो वहाँ भी हुआ। तो हमें बहुत अचंभा हुआ कि अरे अच्छा, भाषा को समझे, वही तो थिएटर की ताकत है ना, कला की ही वो ताकत है। डांस में भी वो ताकत होती है, भाषा की जरूरत नहीं होती। जैसे हम कथक भी करती हूँ, तो हम कथक में भी वही करते हैं, भाव जो हम इसमें करते हैं उसमें तो सिर्फ भाव होते हैं, हम तो कुछ बोलते भी नहीं, लेकिन सब समझ में आता है कि क्या हो रहा है, पूरी गाथा सुना देते हैं। तो वो आमने सामने की वो ताकत है, और थिएटर की वो ताकत है। तो अभी कृष्णलीला अगर इस तरह से रिसीव हो रहा है, तो उसको लेके बहुत अच्छे प्लान्स हैं, उसकी तरफ हमारी तैयारी भी शुरू है। इस नाटक को मराठी में बाकी भाषाओं में भी बहुत दूर तक लेके जाने का विचार शुरू है, और होगा वो, क्योंकि सबकी पॉजिटिविटी इतनी जुड़ गई है इस नाटक के साथ, तो वो होगा, ज़रूर होगा ये बात। और अभी इस मुकाम पर आपको कौन सा रोल ज़्यादा पसंद है, बतौर लेखक या बतौर अभिनेत्री? देखिए, ऐसा है कि फ़ायदा तो होता है अभिनेत्री होने का, क्योंकि अब जैसे इस प्ले में जो हो रहा है मैंने ही लिखा है, और क्योंकि मैं तब वहाँ होती हूँ, तो मैं वो देख पा रही हूँ कि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उनको क्या पसंद आ रहा है, किस बात पे वो ज़्यादा रिएक्ट हो रहे हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो मुझे पता है कि मैं, जैसे मुझे अगर 2 पुरुषों की भी कहानी कहनी है कभी, सिर्फ मुझे उनकी बात करनी है, तो नेचुरली मैं तो उसमें एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी ना, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय करूंगी। मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट एंजॉयमेंट। आपको खुशी कौन सी चीज़ उस वक्त ज़्यादा दे रही है, वो चीज़ आपने करनी चाहिए। जैसे अभी एक नाटक की हम लोग बात कर रहे थे, विजय सर ने मुझसे कहा था कि तुम ये लिखो। मैंने 7 महीने तक उसके ऊपर काम किया, और फिर मैंने सर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, और मैंने सर से कहा कि सर क्षमा कीजिए, मैं ये नाटक नहीं लिख पाऊंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो खुशी नहीं मिलती है तो नहीं लिख पाता है वो काम। तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि मुझे एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी या नाटक लिखना या फिल्म लिखना, मतलब लेखन करना, क्योंकि ये तो उस वक्त पर निर्भर करता है। हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और मुझे हमेशा उससे, लेकिन ऐसा कोई रोल मेरे पास आता है जो मुझे लगा तो था पढ़ने में अच्छा, लेकिन करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं ना खुश पे रह पाऊंगी उसमें। तो जो चीज़ मुझे लिखनी है, और ये लिबर्टी मुझे सिर्फ नाटक में मिल सकती है, ये जो स्वतंत्रता है, मुझे जो चाहिए वो लिखना है, वो मुझे नाटक ही दे सकता है। फिल्म जैसे मैं सीरियल्स का भी लेखन करती हूँ, उसमें मुझ पर कुछ निर्भर नहीं होता है, मुझे लगता है, इसलिए मैं सीरियल का कुछ नहीं लिख पाती। वो खुशी मुझे नाटक लिखने में मिलती है।
तो वो मैं लिखूंगी। लिखते समय एक बात एडिशनल मैं कर पाती हूँ जो मैं अभिनेत्री होते हुए नहीं कर पाऊंगी, वो है दूसरे का कैरेक्टर जीना। जब मैंने 38 कृष्णलीला लिखा तो मैंने देवदत्त कामत को भी जिया है, मैंने उसके अंदर जाके भी सोचा है, वो मैं सोच पाई हूँ क्योंकि मैं वो लिख रही थी। अगर मैं वो नहीं सोचती, मैं उसके दिमाग से नहीं सोचती तो मैं वो लिख नहीं पाती। हर एक लेखक यही करता है। तो मुझे लगता है लेखक के पास ये एडेड एडवांटेज है कि वो बाकी पात्रों को भी जी सकता है। आप एक नाटक करते समय अगर आप सिर्फ अभिनेत्री हो तो बाकी पात्रों को आप समझ पाओगे, आपको उनको जीने का अवसर नहीं मिलेगा जो मुझे लेखन करते समय मिलता है। तो मैं पहले यही बोलती थी कि एक्टिंग करना मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां जी पाती हूँ, लेकिन वो सारी जिंदगियां एक स्त्री की ही होगी ना, क्योंकि मैं एक अभिनेत्री हूँ। तो वो उसमें एक लिमिटेशन है कि हाँ, मैं कॉलेज वाली लड़की की भी भूमिका कर चुकी हूँ, मैं 80 साल की लड़की स्त्री की भी भूमिका करती हूँ, लेकिन वो स्त्री की भूमिका है ना। लेखन जब मैं करती हूँ तो मैं सारे पात्रों को जीती हूँ, तो मेरी खुशी कितनी फोल्ड बढ़ गई है। इसलिए वो उस समय पे निर्भर रहेगा। जब तक मैं मुझे चाहिए वो लिख रही हूँ मैं खुश हूँ, जब तक मैं मुझे करना है वो कर पा रही हूँ मैं खुश हूँ। तो जहाँ पे मुझे खुशी मिल रही है वो मैं करूँगी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं अभिनय भी कर पाती हूँ, मैं लिख भी पा रही हूँ, और मुझे निर्देशन भी करने की इच्छा है। हालांकि मैं अब तक अपने आप को उतना तैयार नहीं समझती, क्योंकि निर्देशक को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, जानना ज़रूरी होता है। मेरी समझ अभी तक उतनी बड़ी है क्या, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। इसीलिए, लेकिन मुझे वो भी करने की इच्छा है, कभी ना कभी करूँगी ज़रूर। तो दोनों चीज़ें, आपके सवाल का जवाब दोनों चीज़ें, जहाँ पे मुझे जिस समय खुशी मिल रही है वो दोनों चीज़ें। तो चलिए, आपकी इस खुशी में हम सभी शामिल हैं, आपके सारे दर्शक, हमारे मुंबई थिएटर गाइड के दर्शक, और इसी नोट पे आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयाँ देते हुए बहुत शुक्रिया। हम आज की इस भेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत Thank बहुत you शुक्रिया। so और much. मैं सब दर्शकों को भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अगर अभी तक हमारा 38 कृष्णलीला ये नाटक नहीं देखा है तो ज़रूर इसे देखने के लिए आए। जैसे कि मैंने कहा, आपको भाषा जानना ज़रूरी नहीं है, आप नाटक का आनंद ले सकते हैं। तो प्लीज़ उस आनंद को लेने के लिए इस नाटक का मंचन ज़रूर देखिए। शुक्रिया।